जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग समास देख रहे थे और समास में हमारे 5 समास, जो हिंदी के 5 समास थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा अंतिम समास बचा है कौन सा? तत्पुरुष समास। तो हमने कौन कौन से समास देखे? पहला देखे हमने अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या था? अव्यय होना चाहिए, एक पद और एक पद संज्ञा, मुख्यतः ये होते हैं। चाहे पहला पद अव्यय हो दूसरा पद संज्ञा, या पहला पद संज्ञा दूसरा पद अव्यय, या फिर अव्यय अव्यय दोनों पद रहेंगे, या फिर संज्ञा संज्ञा दोनों पद। हमने इसको देखा था ध्यान से। उसके बाद हमने क्या देखा? कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या देखा? पहला पद जो रहेगा वह विशेषण रहेगा और दूसरा पद संज्ञा रहेगा। क्या? दूसरा पद संज्ञा रहेगा, या फिर दोनों पद विशेषण रहेंगे। वह क्या हुआ? कर्मधारय समास। उसके बाद हमने तीसरा देखा क्या? द्विगु समास। क्या? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या देखा हमने? पहला पद रहेगा वह संख्यावाची, क्या? संख्यावाची विशेषण रहेगा और दूसरा पद रहेगा संज्ञा। तो ये द्विगु समास हो गया था। और चौथा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे। क्या? दोनों पद प्रधान रहेंगे। दोनों पद प्रधान रहने के साथ में, दोनों पद प्रधान रहने के साथ में इसमें 3 भेद देखे थे हमने: इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। तो कुछ शब्द विलोम जैसे थे या विलोम थे, उसे हमने रखा क्या? इतरेतर में। फिर कुछ वैकल्पिक थे, वैकल्पिक जो विलोम वाले शब्द थे उन्हें हमने रखा वैकल्पिक में, और समाहार में बहुवचन और आदि इत्यादि जो जुड़ते हैं उन्हें रखा हमने समाहार में। उसके बाद आया कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान थे। क्या? दोनों पद अप्रधान थे, और ये जो दोनों पद मिला के किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते थे। क्या? दोनों पद मिला के, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं था, दोनों पद अप्रधान थे और दोनों पद मिला के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते थे। उसे हमने क्या कहा? बहुब्रीहि समास कहा। अब हमारा अंतिम प्रकार जो है वह है तत्पुरुष समास, वह देखने वाले हैं। तो जो तत्पुरुष समास है वह क्या उसी के भाग माने जाते हैं? कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास। तो कर्मधारय और द्विगु समास में हमने क्या देखा था? पहला पद विशेषण था, दूसरा पद संज्ञा। लेकिन इसमें मुख्यतः क्या था? दूसरा पद जो रहेगा वह दूसरा पद प्रधान रहेगा। तो तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान रहता है। तो तत्पुरुष समास कौन सा होगा? जिसमें द्वितीय पद, क्या? द्वितीय पद या दूसरा पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं। क्या? तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद। तो पहले अगर भेदों की बात की जाए, मुख्यतः भेदों की बात की जाए, तो मुख्यतः इसके होते हैं कौन से? मुख्यतः इसके 6 भेद होते हैं। कौन से? 6 भेद। अब वो 6 भेद कौन से? कारक के आधार पे। क्या? कारक वाले, कारक विभक्ति वाले 6 कारक तत्पुरुष समास होते हैं। कौन से? 6। कौन कौन से? वैसे कारक तो हमने पढ़ा था कितने? 8 होते हैं। क्या? हमने तो 8 कारक पढ़े हैं, लेकिन होते कितने हैं जिसका तत्पुरुष समास में उपयोग किया जाता है? वह होते हैं 6। कौन कौन से? तो देखिए, अगर कारकों की बात की जाए तो कारक कौन कौन से होते हैं? कारक होते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये हो गए हमारे 8 कारक, जो कि हमने क्या कारकों में देखे थे। लेकिन जो तत्पुरुष कारक या कारक तत्पुरुष समास में कौन कौन से कारक होंगे और कौन से नहीं होंगे जिनका उपयोग नहीं किया जाता कारक तत्पुरुष समास में, तो वह कौन कौन से हैं? कर्ता कारक तत्पुरुष समास और संबोधन कारक तत्पुरुष समास का तत्पुरुष समास में
क्या उपयोग नहीं किया जाता। तो कौन कौन से? कर्ता और संबोधन, संबोधन कारक का तत्पुरुष समास में इनका उपयोग नहीं किया था। बाकी जो बचे हुए 6 कारक हैं इनका हम तत्पुरुष समास में उपयोग करते हैं। तो अगर आप कर्ता कारक को प्रथम तत्पुरुष समास बोलेंगे, प्रथम तत्पुरुष बोला जाता है, लेकिन इसका उपयोग तो किया नहीं जाता, तो हम लोग क्या कर्म कारक से शुरू करते हैं। तो कर्म कारक को हमेशा द्वितीय तत्पुरुष भी बोला जाता है। कभी कभी क्या, किसको? कर्म कारक को द्वितीय, करण कारक को तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। ऐसी संप्रदान को चतुर्थ तत्पुरुष। कभी कभी संप्रदान की जगह पे आपको चतुर्थ तत्पुरुष दे देगा समास। तो कौन सा है? तो संप्रदान। वैसे ही अपादान को 5वां है ना, पंचमी ही, इसको षष्ठी तत्पुरुष समास, इसको सप्तमी तत्पुरुष समास भी बोला जाता है। ऐसे तो हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं? क्या? कर्म कारक तत्पुरुष समास से शुरू करने वाले हैं और इसके सारे भेदों को देखेंगे, इनको उदाहरण से देखेंगे। उसके अलावा भी तत्पुरुष समास के और 4 भेद होते हैं। और 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, ये तो मुख्यतः, अगर मुख्यतः पूछेगा तो आपको 6 भेद ही लिखना है। अगर और पुरुष समास के भेद भी पूछता है कभी कभी, और होते हैं कौन कौन से? अलुक तत्पुरुष समास। दूसरा होता है उपपद तत्पुरुष समास। तीसरा होता है न तत्पुरुष समास और चौथा होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो 4 समास और होते हैं तत्पुरुष समास के, ये समास भी देखेंगे और इनके अलावा जो भी कारक वाले तत्पुरुष समास है उनको देखते हैं पहले। तो पहला अगर बोला जाए, पहला कौन सा कारक है? तो पहला कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को हम लोग उपयोग में लाते नहीं है। हम लोग किस में? तत्पुरुष समास में उपयोग नहीं लाते और संबोधन को नहीं लाते। तो द्वितीय कारक कौन सा हो गया? द्वितीय कर्म कारक। कर्म कारक को हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास भी बोलते हैं। और कर्म कारक का हमारी विभक्ति क्या था? को विभक्ति। तो इसमें क्या रहेगा? तत्पुरुष समास रहेगा, मतलब दूसरा पद प्रधान रहेगा। और जब इन दोनों का हम लोग विच्छेद करेंगे, क्या? विग्रह करेंगे हम दोनों पदों को। तो जो को वाला पद रहेगा उसको लुप्त करके बनाया जाता है। क्या? इसमें को पद को लुप्त करके कर्म कारक तत्पुरुष समास बनाते हैं। क्या? देखिए, पहली शर्त क्या रहेगी कर्म कारक तत्पुरुष समास की? पहली शर्त रहेगी द्वितीय पद प्रधान, जैसे कि तत्पुरुष समास है। और इसमें को विभक्ति का लोप होगा। अब जैसे कि हम लोग इसके उदाहरणों पे बात करें कि कैसे, किससे आप बोलेंगे, तो मैं बोलता हूँ अगर विदेश गमन, तो विदेश गमन को मैं क्या बोलूँगा? विदेश को गया हुआ। क्या? विदेश को गया हुआ। क्या? विदेश को गया हुआ, विदेश को जाने वाला या विदेश को गया हुआ। तो आप देख रहे हैं कौन सी विभक्ति का यहाँ पे लोप हुआ है? को विभक्ति का। कौन सा? को विभक्ति का। वैसे ही और देखें, जैसे चिड़ी मार। क्या? चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। क्या? चिड़ी को मारने वाला। वैसे ही और उदाहरण की बात, क्या? शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण को गया हुआ। शरणागत, शरण को गया हुआ। शरणागत, शरण को गया हुआ। शरणागत, शरण को आया हुआ या शरण को आया हुआ। वैसे ही और देखते हैं ध्यानातीत, ध्यान को अतीत है ना, ध्यान को अतीत करने वाला, अतीत। वैसे ही हस्तगत, हस्त को गया हुआ या हस्त को गत। वैसे ही विकासोन्मुख। क्या? विकासोन्मुख, विकास
को उन्मुख, क्या विकास को उन्मुख, विकास को उन्मुख। वैसे ही वय प्राप्त, वय प्राप्त, वय को प्राप्त, क्या वय को प्राप्त, वय को प्राप्त। वैसे ही अधिकार प्राप्त, रोगातुर, 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 रोग को आतुर, रोग को आतुर। तो देखिए सभी में क्या हुआ है, को विभक्ति आपको दिख रही है, को विभक्ति का लोप हुआ है। क्या को विभक्ति का लोप हुआ, इसमें भी को विभक्ति, इसमें भी को विभक्ति, इसमें भी को विभक्ति था, यहाँ भी को, यहाँ भी को, यहाँ भी को। तो दूसरा पद प्रधान रहना चाहिए और को विभक्ति का लोप होगा। जब भी ऐसा होगा तो वह कौन सा कारक होगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास। वैसे ही और इसको उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो हासोन्मुख, क्या हासोन्मुख। वैसे ही रोजगारोन्मुख, क्या रोजगारोन्मुख। रोजगार को उन्मुख, हंसने को उन्मुख, हंस को उन्मुख, है ना। जैसे मुंह तोड़, क्या मुंह को तोड़ने वाला, क्या मुंह तोड़, मुंह तोड़। वैसे ही मरणातुर, मरणातुर, मरणातुर। तो आप मरने को आतुर, क्या मरने को आतुर। तो ये सारे उदाहरण आप क्या करेंगे, जैसे हासोन्मुख दिया रहेगा तो आप वहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर में क्या दिया रहेगा, हासोन्मुख कौन सा समास है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले तो इसका विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे। तो क्या हास को उन्मुख, हास को उन्मुख, है ना, हास को उन्मुख। तो आप देखेंगे को आ रहा है तो आपको पता है कि क्या इसका विभक्ति क्या है, को। मतलब देखेंगे पहले क्या दूसरा पद जो है वो प्रमुख है। देखिए उन्मुख जो है दूसरा पद वह प्रमुख है, पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे विभक्ति कौन सी है, को विभक्ति आपको पता है कि कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो करण, क्या सॉरी कर्म, है ना। क्या कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है, को। क्या कर्म कारक की विभक्ति को। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर्म कारक तत्पुरुष समास, बस इतना ही है। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण जो भी रहेंगे आपको यही करना है, क्या कौन सा करना क्या है आपको, कि उनको विग्रह करेंगे। जैसे मरने को वा तो रोजगार को उन्मुख, मुंह को तोड़ने वाला, ऐसे करके विकास को उन्मुख, अधिकार को प्राप्त, रोग को आतुर, तर्क को संगत। ये सारी आप जो भी शब्द दिए रहेंगे उनको पहले आप क्या विग्रह करेंगे। विग्रह करने के बाद अगर आपको कोई विभक्ति दिखती है तो आप उसे कर्म कारक तत्पुरुष समास में रखेंगे। अब हमारा क्या दूसरा तत्पुरुष समास आएगा, क्या उसका क्या नाम रहेगा, वह रहेगा क्या करण, क्या करण कारक तत्पुरुष समास, या करण तत्पुरुष समास बोलेंगे आप, क्या करण तत्पुरुष समास, है ना। तो कारक को यहाँ पे साइड कर दें, करण तत्पुरुष समास बोल सकते हैं आप ना। इसे कौन सा बोलेंगे, कौन सा तत्पुरुष समास है, इसे तृतीय तत्पुरुष समास भी बोलते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास। इसमें भी वही चीज रहेगी, क्या दूसरा पद रहेगा वह प्रधान रहेगा। तत्पुरुष समास की बात होगी, दूसरा पद प्रधान रहेगा, पहली चीज रहेगी। और दूसरा क्या रहेगा, इसमें इसका करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है अगर बोले जाए तो से होता है, से या के द्वारा, क्या से या के द्वारा। हमने कारक में पढ़ा था, तो अगर आपने कारक को नहीं पढ़ा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कारक को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप तत्पुरुष समास को पढ़िए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्या करण कारक में उसका विभक्ति क्या होता है, से या के द्वारा। तो जो से या के द्वारा रहेगा इसका लोप होगा, क्या इसका लोप हो जाएगा। जब आप विग्रह करेंगे तो इनका लोप होगा। तो जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण देखें, क्या तुलसीकृत, क्या तुलसीकृत, तो मैं क्या बोलूँगा, तुलसी के द्वारा कृत या रचित हुआ। क्या आप क्या बोलेंगे, तुलसी के द्वारा रचित या कृत। वैसे ही बोलेंगे रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, है ना, रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित। वैसे ही
आप यहाँ पे लिख लीजिए रेखा के द्वारा अंकित। और उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे कि गुणयुक्त, गुणों से युक्त, क्या गुण से युक्त, किससे युक्त, गुण से युक्त, रेखांकित, किसके द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित, तुलसीकृत, किसके द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। वैसे ही कार्ययुक्त, कार्य से युक्त, क्या कार्य से युक्त। और उदाहरण हम लोग लेते हैं इसका, फलाच्छादित, क्या फलाच्छादित, फलों से आच्छादित, क्या फलों से आच्छादित। रेल यात्रा, रेल से यात्रा, क्या रेल से यात्रा। वैसे ही अभावग्रस्त, क्या अभाव से ग्रस्त। देखिए उदाहरण, सभी उदाहरण में आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही होंगी। और अगर उदाहरण की और बात की जाए, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, क्या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। व्यवहार कुशल, क्या व्यवहार से कुशल। तो यहाँ पे अब देखिए, जितने भी समस्त पद हैं, उनमें आप देख लेंगे क्या किसी में के द्वारा विभक्ति है, किसी में देखिए इसमें के द्वारा है, इसमें से है, इसमें के द्वारा, इसमें से। तो क्या इनमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या रेखा के द्वारा अंकित, यहाँ पे क्या हुआ, के द्वारा का लोप हुआ है, यहाँ पे के द्वारा का लोप हुआ है, यहाँ भी यहाँ से का लोप हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कारक, कौन से कारक का लोप हो रहा है, करण कारक के कौन सी विभक्ति का, अगर विभक्ति की बात करें तो से या के द्वारा विभक्ति का लोप हुआ है। करण कारक की बात हो रही है। और करण कारक की बात क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए आप जो भी शब्द दिया रहेगा, आप दो शब्द रहेंगे, दो उसके पद रहेंगे, और दोनों पद का पहले हम लोग क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, मतलब जो शब्द रहेगा उसके विग्रह करेंगे। और वहाँ पे जो भी दोनों के बीच में विभक्ति दिखेगी, विभक्ति जैसे कि हमने देखा था शब्दों के बीच में विभक्ति, तभी तो हमारा क्या बना था, समस्त पद बना था, है ना। समस्त पद किसे बोले, विभक्तियों का लोप कर दिया हमने, क्या विभक्तों को लोप कर दिया, तो बना क्या, समस्त पद बन गया था हमारा, या समासिक पद बना था। और विभक्ति को अगर हम लोग लिख दिए तो हमने क्या बोला, उसे समासिक विग्रह, है ना, समासिक विग्रह बोला। अगर विभक्तियों को लिख दिए तो हमने देखिए यहाँ पे विभक्तियों को लिखा, क्या तुलसी के द्वारा कृत, रेखा के द्वारा अंकित, गुण से युक्त, फलों से आच्छादित, अभाव से ग्रस्त, व्यवहार से कुशल। हमने क्या किया, उनके विग्रहों को भी लिखा, उनके जो विभक्तियां थी उनको भी लिखा। तो जब हमने विभक्तियां लिखी तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे करण कारक आ रहा है, यहाँ भी करण कारक का विभक्ति आ रहा है। तो जिसमें भी करण कारक की विभक्ति आ रही हो तो उसमें उसे हमने क्या कहा, करण कारक तत्पुरुष समास में रखा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे तत्पुरुष समास में। उसका नाम क्या है, संप्रदान, क्या संप्रदान तत्पुरुष समास। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास, क्या चतुर्थी तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास को क्या बोलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास। और संप्रदान का इसमें क्या था, विभक्ति, संप्रदान की विभक्ति क्या थी, के लिए। हमने कारक में पढ़ा था क्या, संप्रदान की विभक्ति क्या थी, के लिए, है ना। इसकी विभक्ति के लिए का क्या होगा, जब हम लोग तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे तो इसमें के लिए विभक्ति का लोप होगा, इसमें
के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में हमें यह भी पता रहना चाहिए कि दूसरा जो पद रहेगा वह प्रधान रहेगा, ना कि पहला पद। तो दूसरा पद प्रधान रहेगा, दूसरा पद प्रधान और के लिए विभक्ति का लोप, दो चीज जरूरी रहेंगी। इसके भी अगर उदाहरण की बात करेंगे हम लोग, जैसे कि कर्णफूल, क्या कर्णफूल, कर्ण के लिए, कान के लिए फूल, या कर्ण के लिए फूल। पुत्रशोक, क्या पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। समाचार पत्र, क्या समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। वैसे आप देखते जाइए, जैसे कि देशभक्ति, क्या देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या देश के लिए भक्ति। और नाट्यशाला, क्या नाट्यशाला, तो नाट्य। देखिए अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग को डाउट हो रहा हो कि हम लोग इसमें के मतलब को क्यों नहीं किए, से क्यों नहीं किए, तो आप यहाँ पे करके देखिए। जैसे देश से भक्ति और क्या था, देश को भक्ति, तो क्या जम रहा है क्या? ऐसा कुछ होता ही नहीं, देश के लिए भक्ति होती है, क्या देश के लिए भक्ति होती है, तो हमेशा यहाँ पे संप्रदान कारक आएगा। जैसे नाट्य के लिए शाला, नाट्य के लिए शाला, नाट्य के लिए शाला, नाट्य के लिए शाला। तो जहाँ भी देखिए के लिए विभक्ति सभी में आ रही है। वैसे ही हवन सामग्री, क्या हवन के लिए सामग्री। परीक्षा भवन, क्या परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, क्या परीक्षा के लिए भवन। ऐसे ही स्नानागार, क्या स्नानागार, स्नान के लिए गार, क्या स्नान के लिए गार। विधान परिषद, क्या विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। तो देखिए सभी में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या के लिए विभक्ति। और संप्रदान कारक में क्या है, संप्रदान कारक में के लिए विभक्ति आती है। तो जहां भी के लिए विभक्ति आए, जब हम लोग विग्रह करें, विग्रह करते समय अगर के लिए विभक्ति आती है, क्या कौन सी विभक्ति, के लिए विभक्ति आती है, तो वहां पे संप्रदान कारक तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब चौथा कौन सा, चौथा तत्पुरुष समास की बात करें तो कौन सा है वह, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। और इसे क्या बोलते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, जिसे हम लोग पंचमी तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो अपादान का कारक विभक्ति हमने क्या देखा था, अपादान का क्या होता है, के द्वारा या फिर या से। तो हमने किसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो हमने करण में भी से पढ़ा था, करण कारक में भी से पढ़ा था, तो यहाँ पे और अपादान कारक में भी से पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो से का अर्थ रहेगा, हमने क्या देखा था वहाँ पे, कहाँ जब कारक पढ़े थे तो उसमें भी हमने डीपली बात की थी कि यहाँ पे से का मतलब क्या होगा और वहाँ पे से का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे जो से का मतलब होगा वह अलग करने होती, दो संज्ञाओं का जब अलग होंगे, जब दो संज्ञा अलग होंगे उनके अर्थ में इस से का उपयोग किया जाएगा। कब, दो संज्ञाएं जब अलग होंगी तब। तो इसका क्या होगा, अलग होने के संदर्भ में, अलग होने के संदर्भ में।
अलग होने के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाएगा। तो तत्पुरुष समास में ये तो सभी में यह चीज रहे क्या, दूसरा पद प्रधान रहेगा, और दूसरा ये क्या रहेगा, के द्वारा या फिर से के अलग होने के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाएगा, अलग होने के संदर्भ में। अब अगर हम लोग जैसे उदाहरणों की बात करेंगे, फिर से इसमें उदाहरण देखेंगे, जैसे देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला, तो क्या देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्ति, क्या बंधन, बंधन मुक्ति, बंधन से मुक्ति। आप इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति। वैसे ही ऋण से मुक्ति, भाग्यहीन, क्या भाग्यहीन, भाग्य से, भाग्य से हीन, भाग्य से हीन। वैसे ही कार्य मुक्त, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, क्या कार्य से मुक्त। वैसे ही आप देखेंगे इंद्रियातीत, इंद्रियातीत, इंद्रिय से अतीत, इंद्रिय से अतीत, क्या इंद्रिय से अतीत, इंद्रिय से अतीत। वैसे ही अवसर वंचित, क्या अवसर, अवसर वंचित, अवसर वंचित, अवसर से वंचित, क्या अवसर से वंचित। देखिए बहुत अच्छे उदाहरण है सारे ये। आशातीत, क्या आशातीत, आशा से अतीत, आशा से अतीत, आशा से अतीत। देखिए सभी में क्या हुआ है, यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं सभी में जैसे देश से निकालना, देश निकालना, अलग होने की बात हो रही है। बंधन से मुक्ति, अब मैं बंधन से मुक्ति मुझे मिली, क्या बंधन से मुक्ति, मुझे बंधन से मुक्ति मिली, मतलब अलग होने की बात हो रही है। से तो है, विभक्ति तो से है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें अलग हो रही हैं। अलग होने के संदर्भ में इस से का उपयोग किया जा रहा है। भाग्य, क्या भाग्य से हीन, भाग्य से हीन, भाग्य से हीन। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी इसका अलग अलग दो चीजें अलग अलग हो रही हैं। कार्य से मुक्त, मैं कार्य से मुक्त हो गया, तो देखिए सभी में क्या हो रहा है, अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। जो भी से का इंद्रिय से अतीत, इंद्रिय से दूर, परे की बात हो रही है। यहाँ भी अवसर से वंचित, अवसर से वंचित, अवसर से दूर, आशा से अतीत, आशा से दूर, है ना। तो सभी में जो से का मतलब निकाला गया है, से का, वह से का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। दूर या अलग होना, अलग होने के संदर्भ में जब प्रयोग किया जाएगा, जब अलग होने के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा तो वह अपादान कारक होता है। इसे हमने कारक में भी पढ़ा था और यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास में भी चीज़ों को समझे हैं। तो जब से का अलग होने के संदर्भ में, दो संज्ञा सर्वनाम के अलग होने के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा तो वह अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब पांचवा, क्या पांचवा तत्पुरुष समास, जिसे कौन सा बोलते हैं, संबंध, क्या संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, या इसे बोलते हैं हम लोग षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो षष्ठी तत्पुरुष समास संबंध, संबंध में हमने क्या देखा था, का, के, की, का, के, की विभक्तियां रहेंगी, और ये विभक्तियां हमेशा किस में रहेंगी, किस में रहेंगी, ये विभक्तियां किस में रहेंगी, हमेशा संज्ञा में प्रयुक्त की जाएंगी। ये सब हमने देखा था। और जो रा रे री, रा रे री, ना ने नी, ये सारी जो विभक्तियां रहेंगी, ये विभक्तियां और ये वाली सब मिला के सर्वनाम में प्रयुक्त की जाती हैं, सर्वनाम कारक में, सॉरी सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त की जाती हैं ये विभक्तियां संबंध तत्पुरुष में। और अगर संज्ञा के साथ में कौन कौन सी विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं, का, के, की। और हमें क्या देखना है, जो संज्ञा है यही संबंध तत्पुरुष
समास में उपयोग होता है, सर्वनाम का नहीं होता, क्योंकि जो संज्ञा रहेंगी वह संज्ञा स्वतंत्र रूप से ही विभक्ति के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। क्या संज्ञा के साथ में जो का के ये है, ये सारी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे रा रे री है, ना नी नी है, यह संयुक्त रूप से नहीं होती, यह अयौगिक रूप से, संयुक्त रूप से, ये संयुक्त रूप से होती हैं, ये स्वतंत्र रूप से रहती हैं। तो संयुक्त रूप से होती हैं, इस वजह से इन्हें हम लोग संयुक्त रूप से होती हैं, इस वजह से इन्हें हम प्रयोग में नहीं लाते, हम केवल संज्ञा को ही लाते हैं, संज्ञा को ही लाते हैं प्रयोग में। किसमें? संबंध तत्पुरुष समास में संज्ञा के साथ में जो प्रयोग की जाती हैं जो विभक्ति, उन्हें हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो संज्ञा के साथ में कौन कौन सी विभक्ति प्रयोग में ले आती हैं? का, के, की, उन्हीं का संबंध तत्पुरुष समास में हम पढ़ेंगे, और ये इनका उपयोग नहीं होता। और दूसरी चीज, सभी में जो कॉमन है वह दूसरा पद प्रधान रहेगा। पहला तो का के की जो विभक्ति है इसका लोप होगा। का के की विभक्ति जो रहेगी जो कि संबंध बताएगी, क्या जो की विभक्ति रहेगी यह एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताएगा, पहला बात रहेगा। कारक में हमने देखा था जो कि, और इन विभक्तियों का इस बार लोप होगा। जब इन विभक्तियों का लोप होगा तो वह संबंध तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण से देखें अगर इसको, जैसे कि पशु बलि, क्या पशु बलि, तो हमने क्या कहा इसे? पशु की बलि, क्या पशु की बलि, पशु की बलि। वैसे ही मंत्री परिषद, क्या मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद, मंत्री की परिषद, मंत्री की परिषद। वैसे ही सूर्योदय, क्या सूर्योदय, सूर्योदय, क्या सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। वैसे ही और देखेंगे सेनाध्यक्ष, क्या सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, क्या सेना का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। आप इनका विग्रह करते जाइए, जैसे जो भी मैंने अगर शब्द बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ? चरित्र हनन। अब चरित्र हनन का विग्रह करिए, चरित्र हनन का विग्रह करिए। वैसे ही चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश, आप इनका विग्रह करते रहिए तब से। विश्वास पात्र, विश्वास पात्र, विश्वास पात्र, इसका भी आप विग्रह करिए। सभापति, सभापति, जल राशि, जल राशि, मतदाता, क्या मतदाता। ये देखिए हमारे बहुत सारे उदाहरण हो गए। अब इनको आपको विग्रह करना है। जैसे चरित्र का हनन करने वाला, क्या चरित्र का हनन करने वाला। चंद्र का प्रकाश, क्या चंद्र का इसमें क्या होगा? चरित्र का हनन। विश्वास का पात्र, विश्वास का पात्र। सभा का पति, क्या सभा का पति या अध्यक्ष। जल की राशि, क्या जल की राशि। मत को देने वाला, मत का दाता या फिर मत को देने वाला, मत का दाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी में जो विभक्तियां हैं, पशु की बलि, मंत्री की परिषद, देखिए इसमें दोनों में संबंध बता रहा है। देखिए दोनों में पशु की बलि, पशु की बलि, यहाँ पे मंत्री की परिषद, किसकी? मंत्रियों की परिषद। सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, सूर्य और उदय। सेना का अध्यक्ष, सेना और अध्यक्ष के बीच में, सेना का अध्यक्ष। चरित्र का हनन, चरित्र का हनन, इसमें भी संबंध। चंद्र का प्रकाश, चांद का प्रकाश के साथ संबंध। तो विश्वास का पात्र, विश्वास का पात्र, विश्वास का पात्र। सभा का पति, सभा का पति या अध्यक्ष। तो देखिए सभी में क्या है? सभी में जो विभक्तियां हैं, का के की, क्या का के की। और देखिए हमने संबंध कारक में क्या पढ़ा था? पहले संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द या जो विभक्तियां रहेंगी वह का के की होती है, ये भी हमने देखा था। तो देखेंगे पहला जो है पहला संज्ञा रहेगा और दूसरा, पहला या दूसरा दोनों में से संज्ञाएं रहेंगी, पहला या दूसरा दोनों संज्ञाएं रहेंगी।
तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बताएगा वही कारक विभक्ति इसमें रहेगी। तो देखिए इसमें कौन कौन सी विभक्तियाँ यूज हो रही हैं, की, का, इसमें भी का, इसमें भी का, इसमें की, इसमें का। तो ये देखिए इसमें क्या, का के की अगर विभक्तियाँ उपयोग हो रही हैं संबंध बताने हेतु तो उसे संबंध तत्पुरुष समास में रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने अंतिम तत्पुरुष समास में आते हैं जिसका नाम है अधिकरण। क्या, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास या फिर इसे बोलते हैं हम लोग सप्तमी तत्पुरुष समास। ये हमारा छठवां और अंतिम कारक में ये अंतिम तत्पुरुष समास होगा। अब हमें इसमें क्या है, इसकी विभक्ति आपको पता रहनी चाहिए। क्या है इसकी विभक्ति, में या पर इसकी विभक्ति होती है। में या पर इसकी पहली बात ये विभक्ति हो जाएगी अधिकरण की, इतनी की ये चीज हो जाएगी। और तत्पुरुष क्या हो जाएगा, द्वितीय पद प्रधान। ठीक है, तो जब भी में या पर विभक्ति आएगी, जब आप विग्रह करेंगे तो में या पर विभक्ति आएगी तो उसे आप अधिकरण तत्पुरुष कारक में समास में रखेंगे। जैसे कि अगर इसके भी उदाहरण लें हम लोग, क्या, जलमग्न। क्या, जलमग्न, तो जल में मग्न, जल में मग्न। वैसे ही आप अगर बोले कवि श्रेष्ठ, कवि पुंगव। क्या, कवि पुंगव, तो कवि में पुंगव या फिर पुंगव को बोलते हैं श्रेष्ठ, तो कवि में श्रेष्ठ होना। वैसे ही गृह प्रवेश। क्या, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश। वैसे ही देवाश्रित, इनका आप खुद से उदाहरण करते जाइए, करने का प्रयास करिए। आत्मनिर्भर, मुनिश्रेष्ठ, देशवासी। और उदाहरण अगर बोले तो कूपमंडूक। ये देखिए बहुत सारे हमारे उदाहरण ऐसे हो गए हैं। तो अगर हम सभी का विग्रह करना चाहें तो गृह में प्रवेश, देव पर आश्रित। क्या, देव पर आश्रित। आत्मनिर्भर, आत्म में निर्भर। क्या, आत्म में निर्भर मतलब खुद में निर्भर, या खुद पर, आत्म पर निर्भर, अपने पर निर्भर की बात हो रही है। मुनियों में श्रेष्ठ। क्या, मुनियों में श्रेष्ठ। देश में वासी, देश में वास करने वाला, देश में वास। कूप में मंडूक, बोलते नहीं कुएं का मंडूक है तू, कूप का मंडूक, तो कूप में मंडूक। तो देखिए सभी में क्या विभक्ति हमें कौन कौन सी दिख रही है, में या पर। तो जब भी में या पर विभक्ति दिखती दिखे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये देखिए ये चीज़ें बहुत ईजी थी, इस बार वाली तत्पुरुष समास की चीज़ें बहुत ईजी थी, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं था क्योंकि इसमें सारा कुछ किस पे निर्भर था, कारक में निर्भर था। कारक की विभक्ति आपको पता थी तो आप समास का केवल आपको विग्रह करना था, समास का विग्रह करना था। अगर समास में विग्रह करते समय जो उसकी विभक्तियाँ थी, जो उनकी विभक्तियाँ थी वही तत्पुरुष समास हमने लिख दिया। तो तत्पुरुष समास में आजकल ऐसा नहीं पूछता कि तत्पुरुष समास ही कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास में भी उसमें क्या बोलते हैं कि कौन सा कारक तत्पुरुष समास है, तो कौन सा अधिकरण रहेगा, तो उसमें में या पर रहेगा जब आप विभक्ति करेंगे। तो अगर ने है, ने तो नहीं रहेगा क्योंकि कर्ता नहीं होता है, तो कर्ता तो विभक्ति रहती नहीं। कर्म को अगर को विभक्ति रहेगी तो आप उसे कर्म कारक तत्पुरुष समास बोलेंगे। तो वैसे ही आप विभक्ति करेंगे और उसके अनुसार जो कारक रहेगा उसे कारक तत्पुरुष समास रख देंगे, बहुत आसान है। अब हम लोग 4 और तत्पुरुष समास आते हैं, उनको देखते हैं। कौन सी 4 और
चार जो अन्य तत्पुरुष समास होते हैं, अन्य तत्पुरुष समास, उन्हें देखेंगे। चार अन्य तत्पुरुष समास कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो तत्पुरुष समास होता है वह अलोक अलोक तत्पुरुष तत्पुरुष समास, अलोक तत्पुरुष समास। अगर हम लोग अलोक तत्पुरुष समास को बोलेंगे कि इसकी क्या विशेषता है भाई, यह क्यों आया है, आखिर क्यों है ये अलोक तत्पुरुष समास, इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता कुछ है ही नहीं। इसमें क्या करना है, जो कारक विभक्ति वाली थी, जिसमें जितने भी कारक विभक्ति वाले कितने थे, कारक विभक्ति वाले जो भी तत्पुरुष समास थे कितने थे, 6 थे। अगर इसमें भी कारक विभक्ति रहेगी, इसमें भी कारक विभक्ति रहेगी किसी न किसी रूप में। जब आप उसका विग्रह करेंगे, विग्रह करते समय ये कारक विभक्तियाँ रहेंगी, ये छुपी रहेंगी। जब आप विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो ये कारक है, ये तो ये कारक तत्पुरुष समास है। लेकिन अलोक तत्पुरुष समास में क्या रहेगा, आपको जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा कारक तत्पुरुष समास ना देके, कोई भी कारक का नाम ना लेके अलोक तत्पुरुष समास अगर बोलेगा तो आपको याद ये रखना है कि इसमें कारक कोई भी, जितने भी 6 कारक होते हैं सारे कारक इस अलोक तत्पुरुष समास में भाग होते हैं, उसके भाग होते हैं। तो अगर कोई भी कारक तत्पुरुष समास होता है तो वह अलोक तत्पुरुष समास में आता है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, क्या मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। ऐसे ही देशवासी, देशवासी देखा था हमने, देश का वासी, देश का वासी, देश का वासी या देश में वासी। वैसे ही और आपने क्या देखा, खेचर, खेचर। अगर हम बोलते हैं क्या, खेचर, खे मतलब होता है आकाश, खे का मतलब होता है आकाश, तो आकाश में विचरण करने वाला, विचरने वाला, तो विचरण करने वाला। वैसे ही युधिष्ठिर, क्या युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, क्या स्थिर रहने वाला, स्थिर रहने वाला। तो क्या अलोक तत्पुरुष समास की विशेषता यही रहेगी कि यह कारक विभक्ति वाले का ही भाग है। तो जब कभी कारक विभक्ति वाले तत्पुरुष समास नहीं रहेंगे, जो भी 6 भी होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये तत्पुरुष समास नहीं रहेंगे, तो आप अगर वहाँ पे विग्रह करेंगे और विग्रह करते समय भी आपको विभक्तियाँ दिख रही हैं तो आप उन्हें आंख बंद करके अलोक तत्पुरुष समास लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अलोक तत्पुरुष समास में यही था कि यह कारक विभक्ति का ही एक रूप है। अब दूसरा जो इसकी भेद है, दूसरा भेद है उपपद तत्पुरुष समास। क्या है, उपपद, उपपद तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तो पहली बार आपको उपयोग क्या किया जाएगा, पहली बार समास में, अभी तक हमने जितने समास पढ़े हैं, तो पहली बार अगर आपको समास में देखा जाए तो प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा। तो जब भी शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाएगा वह उपपद तत्पुरुष समास में आएगा। जैसे कि इसका अगर हम परिभाषा बोले क्या होगा, तो वे प्रत्यय जो भाषा के साथ स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें जोड़कर बनाया जाए, उन्हें जोड़ा जाता है, शब्दों के अंतिम में जोड़ा जाए तो वे उपपद तत्पुरुष समास कहलाएंगे। तो अगर आपको शब्दों के अंत में क्या प्रत्यय दिख रहा है, क्या शब्दों के अंत में आपको प्रत्यय दिख रहा है, तो वहाँ पे आप उपपद तत्पुरुष समास रखेंगे। जैसे कि अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो जलचर, क्या जलचर, ये देखिए प्रत्यय क्या यहाँ पे चर, क्या जल में विचरण करने वाला, जल में विचरने वाला या विचरण करने वाला, ये हो गया क्या प्रत्यय। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं। नभचर बोलेंगे आप, नभचर। पंकज बोलेंगे आप, पंकज। पंकज में क्या है प्रत्यय, पंख तो है, पंख तो ये हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, ज जो है प्रत्यय है। वैसे ही कुंभकार, कुंभकार, चर्मकार,
वैसे ही फलदायी, क्या फलदायी, फल देने वाला, लाभप्रद, लाभप्रद। तो ये सारी, जैसे सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञ हो गया, मर्मज्ञ हो गया, मर्मज्ञ हो गया। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे सभी में क्या है, क्या आपको दिखेंगी, एक प्रत्यय दिखेगा, कार, कार देखिए यहाँ पे, दाई फल को देने वाला, कुंभ का, कुंभ का यहाँ पे कार जो दिख रही है, कुंभ का कार्य करने वाला, कुंभ का कार्य करने वाला, लाभ को प्रद, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, मर्मज्ञ। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अज्ञ प्रत्यय है, यहाँ भी अज्ञ प्रत्यय है, सर्वधन अज्ञ। तो जब भी आपको शब्द के अंत में क्या प्रत्यय दिखे, क्या प्रत्यय दिखे, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, उपपद तत्पुरुष समास। तो जब प्रत्यय स्वतंत्र उपयोग ना हो कि शब्दों के अंतिम में जोड़े जाते हैं, वे उपपद तत्पुरुष के भाग होते हैं, पहली बात। तो क्या है, उपपद तत्पुरुष में देखेंगे आप, जैसे कुछ जो भी आपको अगर प्रत्यय दिखते हैं किसी शब्द में, तो आप उन्हें उत्पद तत्पुरुष समास में रखेंगे। अब तीसरा क्या, तत्पुरुष समास का जो तीसरा भेद था वह क्या था, न से आपको पता चल रहा होगा, न तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष समास। यह क्या बोलते हैं, यह क्या न का अर्थ बताएगा, क्या न, कभी कभी क्या होता है शब्दों में, क्या शब्दों के पहले आ या फिर अन जोड़ा जाता है, शब्दों के पहले आ या फिर अन जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा हमने आ और अन किसमें जोड़ा था, हमने अव्ययीभाव समास में भी जोड़ा था। तो कभी कभी इन्हें भी आ और अन को जोड़ा जाता है, लेकिन किसके अर्थ में, ना के अर्थ में। अगर ना के अर्थ में आ और अन का उपयोग किया जाए तो वह होता है न तत्पुरुष समास। क्या, न तत्पुरुष समास, इसका होता है निषेधता। ना का मतलब होता है निषेधता को बताने हुए, निषेधता को बताने हेतु, निषेधता को बताने हेतु जब ना को हम लोग या फिर आ और अन को जोड़ेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, ना को बताने हेतु, ना को बताने हेतु या जताने हेतु। जब भी आ और अन को किसी शब्द के पहले जोड़ेंगे तो वह होगा न तत्पुरुष समास। जैसे कि हम बोलते हैं क्या, अनाथ, नाथ जिसका कोई नाथ नहीं, अन्याय, न्याय जहाँ न्याय नहीं। वैसे ही अनभिज्ञ, भिज्ञ नहीं जानने वाला। वैसे ही अचल, ना चल नहीं चलने वाला। अनंत, ना अंत जिसका अंत नहीं। वैसे ही अनादि, ना आदि जिसका आदि नहीं। असंभव, ना संभव। वैसे ही अलौकिक, ना लौकिक। तो जब भी आ या फिर अन शब्द जुड़ा रहे, क्या, ना आ या फिर अन शब्द जुड़ा रहे और उसका अर्थ किस रूप में लिया जाए, ना के अर्थ के रूप में, ना को बताने हेतु किया जाए, तो वह होता है क्या, न तत्पुरुष समास। तो ये हमारा तीसरा प्रकार भी हो गया। अब हमारा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार बचा हुआ है। चौथा प्रकार कौन सा है, वह है लुप्त पद। क्या, लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या बोलते हैं कि लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या हो गया, कभी कभी क्या होगा, कारक चिन्हों के साथ। क्या, कारक चिन्ह तो लुप्त होंगे ही। कारक चिन्ह देखिए, क्या जो समास होते हैं उनमें क्या होता है, कारक चिन्ह लुप्त होते हैं, यह आप सबको पता है। तो जब भी कारक चिन्ह के लुप्त होने के साथ में कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाएं, तो वहाँ पे लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है कब, जब कारक चिन्ह, जब समस्त पद में
कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाएं, कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाएं, तो वहाँ पे कारक चिन्ह, वहाँ पे लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ क्या, दही बड़ा, दही बड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, इसका अगर विग्रह करेंगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा, क्या दही में डूबा हुआ बड़ा। आप ऐसे ही देखेंगे, रेल भाड़ा, क्या रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। वैसे ही आप कन्यादान, क्या कन्यादान, क्या कन्या को दिया हुआ दान, कन्या को दिया हुआ दान। और अगर इसके और उदाहरण देखें, जैसे कि पकौड़ी, क्या पकौड़ी, पकी हुई, क्या पकी हुई बड़ी। तो देखेंगे यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि कारक विभक्ति तो आपको दिख रही है, यहाँ पे में हो गया, में ये हो गया, यहाँ पे को हो गया, पकी हुई, यहाँ पे कारक विभक्ति तो नहीं है, लेकिन उसके साथ में अगर कारक विभक्ति के साथ में और अन्य पद भी लुप्त हो रहे हैं। देखिए कारक विभक्ति लुप्त हो रही है, दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पे दही में डूबा हुआ बड़ा, आपने कारक विभक्ति तो देख लिया, में है, लेकिन दही डूबा हुआ बड़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से और अन्य पद भी हैं, जैसे डूबा हुआ, यहाँ पे पद है, यहाँ पे लिए पद है, यहाँ पे दिया हुआ पद है। और भी आप ऐसे उदाहरण और देख सकते हैं। यहाँ पे होगा पका के बनाई हुई, यहाँ पे पका के बनाई हुई होगा, पका के बनाई हुई बड़ी होगा। वैसे ही रेलगाड़ी होगा, यहाँ पे रेलगाड़ी होगा, तो यहाँ पे रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और उदाहरण अगर वायुयान बोलेंगे आप, वायुयान, तो वायु में चलने वाला यान, क्या वायु में चलने वाला यान। तो देखेंगे यहाँ पे सभी में क्या है, कारक विभक्ति है, यहाँ भी कारक विभक्ति है और यहाँ भी कारक। तो सभी पदों में कारक विभक्ति के साथ में क्या, कारक विभक्ति के साथ में कुछ अन्य पद भी हैं, जैसे यहाँ पे चलने वाली, यहाँ पे डूबा हुआ, यहाँ पे लिए, यहाँ पे क्या रेल के लिए, या यहाँ पे जो ये वाला पद है ये रेल भाड़ा नहीं होगा, यहाँ पे रेलगाड़ी होगा, ये वाला शब्द होगा। हमने उदाहरण दूसरा ले लिया था। और यहाँ पे कन्यादान, कन्या को दिया हुआ दान, पकौड़ी, पका के बनाई हुई बड़ी, क्या पका के बनाई हुई बड़ी। जैसे वायुयान है, वायु में चलने वाला यान। तो देखेंगे सभी में क्या है, कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति के साथ में कुछ अन्य पद हैं, जैसे चलने वाला, इसकी क्या जरूरत है चलने वाला का, यहाँ पे बनाई हुई का, यहाँ पे दिया हुआ का। देखिए इन पदों का भी लोप हो रहा है। देखिए रेल भाड़ा, तो रेल तो है लेकिन यहाँ पे भाड़ा, रेलगाड़ी, रेल पर, ये इसका तो लोप हो गया पहले, लेकिन जो अन्य पद है यहाँ पे चलने वाली, इसका भी लोप हो गया। तो जब कारक चिन्ह के साथ में, कारक चिन्ह आपको तो पता है कौन कौन से होते हैं, कर्तन कर्म को करण से ये वाला देखेंगे आप, जितने भी कारक चिन्ह होते हैं उनके साथ में अगर अन्य पद भी लोप होते हैं। अन्य पद को जैसे आपने बताया है कि डूबा हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, बनाई हुई, चलने वाला, ये पद भी अगर लोप होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे का लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो लुप्त पद तत्पुरुष समास में हमें याद ये रखना है कि कारक चिन्ह रहेंगे, कारक चिन्हों के साथ में कुछ अन्य पद भी अगर विग्रह करते समय लुप्त होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे क्या, लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास वाला जो टॉपिक था, जितने भी इसके प्रकार थे, सारे प्रकार और उनके काफ़ी उदाहरण भी हमने देखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा समास वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग और दूसरे टॉपिक पे अगले क्लास में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।